के ट्रेलर से कम नहीं आंका जाना चाहिए। मुकाबला सीधे सीधे बीजेपी और समाजवादी पार्टी का है और दोनों ही दल मैदान में आमने सामने हैं। मैनपुरी और रामपुर में वो दोनों सीटें हैं जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। और मैनपुरी की बात की जाए तो मुलायम के बाद अब उनके गढ़ में कमल खिलाने के लिए बीजेपी बेताब है। तो दूसरी तरफ रामपुर वो सीट जहां आजम खां का तिलिस्म तोड़ने के लिए बीजेपी ने आकाश सक्सेना पर फिर से भरोसा जताया। अब ये उपचुनाव कैसे 2024 का ट्रेलर बनता जा रहा है, किन मुद्दों की मदद से पार्टियां मैदान में हैं और सीटों पर आखिर माहौल क्या बन रहा है, इन सब पर आज खबर विशेष में आपको बारीकी से हर पहलू का विश्लेषण दिखाएंगे। उपचुनाव का शोर अब थम चुका है। यूपी की दो विधानसभा सीटों और एक लोकसभा सीट पर अब दिग्गजों की किस्मत का फैसला होना है। अब चुनाव से ठीक पहले नेताओं ने डोर टू डोर जनता के बीच अपनी जगह तलाशनी भी शुरू कर दी है। मगर इस बार के चुनाव में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है। किस सीट पर किस पार्टी से कौन अपनी किस्मत आजमा रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। 2024 का ट्रेलर माना जा रहा 2022 का उपचुनाव अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। प्रचार का शोर थम गया और नेताओं ने डोर टू डोर प्रचार की कमान संभाल ली है। चुनावी मैदान में मुकाबला भी इस बार बेहद दिलचस्प है, क्योंकि 3 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। एसपी और बीजेपी दोनों सीधे आमने सामने हैं। ऐसे में सबसे दिलचस्प लड़ाई मैनपुरी सीट पर होने वाली है, जहां समाजवादी पार्टी की तरफ से डिंपल यादव मैदान में उतर रही हैं और बीजेपी ने रघुराज सिंह शाक्य के ऊपर दांव खेला है। मुलायम सिंह यादव का गढ़ और एसपी का मजबूत किला मानी जाने वाली मैनपुरी लोकसभा सीट पर बीजेपी और एसपी आमने सामने हैं। सीट पर शाक्य वोटर्स की संख्या को देखते हुए बीजेपी ने रघुराज सिंह शाक्य को मैदान में उतारा है, तो डिंपल यादव के साथ सिंपैथी वोट की ताकत होगी। मैनपुरी के साथ ही रामपुर विधानसभा सीट पर भी नजरें टिकी हैं, क्योंकि आजम खान का मजबूत किला मानी जाने वाली रामपुर सीट पर दिग्गजों की बात करें। बीजेपी ने आकाश सक्सेना को अपना उम्मीदवार बनाया है और एसपी का दांव आजम खान के करीबी आसिम राजा पर है। दशकों से रामपुर का किला आजम खान के पास रहा, लेकिन कोर्ट से आजम खान के दोषी करार होने के बाद से सीट खाली है। बीजेपी ने आकाश सक्सेना पर एक बार फिर से भरोसा जताया है। उम्मीद यही होगी कि बीते करीब 4 दशक से इस सीट पर बना आजम खान का तिलिस्म आकाश सक्सेना तोड़ सकेंगे। अगर मैं इस तरीके से मुजफ्फरनगर की खतौली सीट पर भी विक्रम सैनी की सदस्यता खत्म होने के बाद उपचुनाव का इंतजार है। इस सीट पर बीजेपी ने विक्रम सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी को उम्मीदवार बनाया है और आरएलडी की तरफ से मदन भैया उतर रहे हैं। जाहिर है दिग्गजों की किस्मत अब दांव पर है। उपचुनाव में मुकाबला सीधे समाजवादी पार्टी बनाम बीजेपी का है। हर सीट पर पार्टियों का पूरा फोकस भी है, क्योंकि एक लोकसभा और 2 विधानसभा सीट पर हो रहा उपचुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव के ट्रेलर से कम नहीं। टीम न्यूज स्टेट। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता अविनाश सिंह रामपुर से और साथ ही मैनपुरी से हमारे साथ संवाददाता निखिल शर्मा कनेक्ट हैं। निखिल, मैनपुरी में माहौल क्या है? अब खास करके अब कुछ घंटे बचे हैं मतदान शुरू होने में, किन मुद्दों को लेकर वहां बात चल रही है? देखिए, मैनपुरी की अगर हम बात करें तो चूंकि समाजवादी पार्टी जब भी सत्ता में रही उसमें मैनपुरी में विकास को लेकर बहुत काम किया। तो मैनपुरी में जो है वो विकास सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा कम से कम समाजवादी पार्टी के लिए रहने वाला है। वही भारतीय जनता पार्टी का ये दावा है कि अगर वो यहाँ पर काम उसका प्रत्याशी जीतता है तो जैसे उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों का विकास हो रहा है उसी तरह से मैनपुरी में विकास की जो है वो गंगा बहेगी। तो विकास महत्वपूर्ण मुद्दा रहा दोनों दलों के लिए, लेकिन चूंकि ये सीट जो है वो मुलायम सिंह के निधन के बाद खाली हुई है, लिहाजा जो सिंपैथी वोट बैंक है वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण वोट बैंक है। और यही वजह है कि जो अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी का पूरा कुनबा है या डिंपल यादव जो प्रत्याशी यहाँ से इस ओर जरूर हर बार इशारा करते हुए मिले कि जो मुलायम सिंह है उन्हीं के परिवार के लोग चुनाव यहाँ पर लड़ रहे हैं, लिहाजा आशीर्वाद मिलना चाहिए उनको और ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी मुलायम सिंह को। वहीं दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है उनका ये दावा है कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बहुत कम वोटों से जो है जीतने से चुनाव रह गई थी, लिहाजा अगर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से जीत मिलती है तो इस इलाके का जो है विकास बहुत तेजी से होगा। तो दोनों दल विकास को लेकर दावा कर रहे हैं, जनता
क्या चुनती है जनता? इमोशनल मुद्दों पर मतदान करती है, विकास के दावों पर मतदान करती है, ये कल देखना होगा जी। अविनाश, रामपुर में क्या है सियासी फिजा, और खास करके जब लगातार आजम खां अपने इमोशनल कार्ड चल रहे थे, बीजेपी धार्मिक समीकरणों को कैसे भेद पाएगी? देखिए, यही जो समीकरण जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर हम तकरीबन 4 लाख वोटरों की बात करें, तकरीबन 3,90,000 वोटर हैं वहां पर रामपुर में, और उसमें से 2 लाख से ज्यादा जो वोटरों की तादाद है वो मुस्लिम मतदाता, तकरीबन 55% है। हालांकि देखिए, जो बीता लोकसभा उपचुनाव था, चूंकि उस उपचुनाव को भारतीय जनता पार्टी ने जीता, तो कुछ उसी तरीके की रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी रामपुर में काम कर रही है। लेकिन देखिए, इस बात को भी समझना पड़ेगा आयुष की रामपुर सदर वो सीट है जहां से भाजपा कभी भी चुनाव नहीं जीत सकी। लेकिन इस बार जो मुकाबला है इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि आजम खां अपने गढ़ में पहले के मुकाबले काफी कमजोर हो चुके हैं, और बीजेपी जिस तरीके से पसमानदा मुस्लिम जो वोटर हैं उनको साधने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आपको याद होगा कि चुनाव से पहले पसमानदा सम्मेलन कराया था भारतीय जनता पार्टी ने। भाजपा ये दावा कर रही है कि जो विकास को पसंद करने वाले लोग हैं वो इस बार भाजपा को यहां पर रामपुर में वोट देंगे। लेकिन देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह भी है कि रोजगार रामपुर के लोगों के लिए, चूंकि रामपुर में तमाम लोगों से बातचीत हुई और 2 से 3 दिन यहां पर रहा मैं रामपुर में, रामपुर के लोग रोजगार की बहुत बात करते हैं, और उसकी वजह यह है कि पहले जो तमाम फैक्ट्रियां थी, बीते कुछ दशकों में फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। आज के समय में रामपुर और रामपुर के आसपास कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, जिसकी वजह से जो रामपुर के लोग हैं उन्हें या तो खेती पर निर्भर रहना पड़ता है या फिर वो दूसरे शहरों में जाते हैं, बड़े शहरों में रोजगार के लिए। तो रामपुर के लोगों का कहना है कि इससे पहले जो तमाम सरकारें रही हैं उन्होंने रोजगार को लेकर कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। बिल्कुल। तो अविनाश, बाकी दोनों प्रत्याशियों की अगर बात की जाए, आकाश सक्सेना और आसिम राजा, आकाश भी चुनाव हारे 22 का, और उसके बाद जब लोकसभा का उपचुनाव हुआ आसिम राजा भी हारे। इन दोनों उम्मीदवारों की छवि कैसी है, और खास करके जो आजम खान के लिए कुछ तबका मुस्लिमों का डेडिकेटेड था, क्या वो आसिम राजा के साथ भी उतना ही रह पाएगा? और जैसा कि आपने भी कहा कि आजम लगातार कमजोर होते जा रहे हैं, हमने देखा कि लगातार उनके करीबी नेताओं के बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला देखा गया है, चाहे फजाहत अली शानू हो या और भी मुस्लिम नेता। इसका फायदा बीजेपी कितना उठा पाएगी? देखिए, यह सच है कि आजम खां का साथ है उनके कई करीबियों ने छोड़ा, लेकिन वो बीजेपी के लिए कितना वोट ला पाते हैं, खासतौर पर मुस्लिम वोट बैंक में कितना उससे लगा पाते हैं, कितना वोटरों को तोड़ पाते हैं, ये तो परिणाम के बाद पता चलेगा। लेकिन हाँ, ये सच है, और जैसा कि दिख भी रहा है रामपुर में आयुष की, यहाँ पर जो पहले फिजा होती थी, जो पहले हवा होती थी कि रामपुर सदर में जब चुनाव होता था तो एक तरफा हवा चलती थी आजम खां के पक्ष में, तो वो चीज इस वक्त नहीं दिख रही है। और आसिम राजा, चूंकि आसिम राजा आजम खां के काफी करीबी माने जाते हैं, इससे पहले चूंकि लोकसभा उपचुनाव में भी उनको टिकट दिया पार्टी ने, लेकिन हार गए, और एक बार फिर से वो सदर सीट से। तो ये सही है कि जो मुस्लिम वोटर हैं उनका ज्यादा रुझान आजम खां की तरफ है। लेकिन देखिए, ये माना जा रहा है कि इस बार चूंकि पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती थी तो इफ्वट का कोई सवाल ही नहीं होता था, वहां पर एक तरफा वोट जाता था, खासतौर पर जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे। लेकिन इस बार जो मुस्लिम वोटर हैं उनमें थोड़ी सी टूट दिख रही है। लोग कैमरे पर खुलकर बोल रहे हैं कि आजम खान ने, चलिए ठीक है, सड़कें बनवा दी, कुछ और चीजों पर उन्होंने काम किया, लेकिन वो ये भी बोलते हैं कि आजम खान ने लोगों के हाथों में रिक्शा थमा दिया, रोजगार के लिए कोई उपाय नहीं किया। तो ये नाराजगी आजम के प्रति यहाँ पर दिखती है रामपुर में। आकाश सक्सेना वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, और चूंकि आजम खां पर सबसे ज्यादा मुकदमे आकाश सक्सेना की तरफ से दर्ज कराए गए, तो दोनों उम्मीदवार देखिए अपनी जीत का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन चूंकि आशीर्वाद जनता जनार्दन को देना है, 8 दिसंबर को ये साफ हो जाएगा। ठीक है निखिल, एक तरफ डिंपल यादव हैं जो यादव कुनबे से आती हैं, परिवारवाद का मुद्दा बीजेपी उठा रही, दूसरी तरफ है रघुराज शाक्य जिनको पैराशूट उम्मीदवार के तौर पर भी विपक्ष यानी कि समाजवादी पार्टी निशाने पर ले रही है। शाक्य वोटर्स और बाकी अति पिछड़ा वोटर्स बीजेपी का साथ कितना दे पाएंगे, और क्या सिंपैथी वर्सेस बीजेपी जो उपलब्धि की लड़ाई बता रही है वो जमीन पर भी दिख रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर ये पूरी लड़ाई अगर हम बात करें मैनपुरी में, तो निश्चित तौर पर ये लड़ाई जो है वो उपलब्धि बनाम जो है विकास देखने को मिल भी रहा है। अगर हम बात करें जिस तरह से समाजवादी पार्टी लगातार सिंपैथी को लेकर लोगों के बीच जा रही है, मुलायम सिंह के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, तो उससे एक बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है कि समाजवादी पार्टी ने मुलायम सिंह का ही रुख किया, मुलायम सिंह के ही नाम पर इस सीट पर डिंपल यादव चुनाव लड़ रही है।
दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने ये लगातार दावा किया है कि क्षेत्र में वो विकास को लेकर काम करेगी, तो लिहाजा भारतीय जनता पार्टी विकास को लेकर जो है वो आगे बढ़ रही है। अब दोनों में जो है मतदाता किसकी तरफ जाता है, उसका रुझान क्या है, ये कल जब मतदान के लिए जब पोलिंग बूथ पर तमाम मतदाता पहुंचेंगे तभी समझ में आएगा। लेकिन एक बहुत साफ रहा इस पूरे मैनपुरी की लड़ाई में कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, दोनों ने अपनी पूरी ताकत जो है झोंक दी। और समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि वो अपने गढ़ को किस तरह से बचाए, मुलायम सिंह की जो सीट थी उसे किस तरह से बचाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी का लंबे समय तक यहां पर कब्जा रहा, परिवार का दबदबा इस पूरे इलाके में है। तो ऐसे में ये सीट कैसे बचा ले जाए, उसके लिए चुनौती। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए अब ये चुनौती है कि वो आजमगढ़ और रामपुर के बाद, लोकसभा सीटों के बाद, अब किस तरह से वो अखिलेश के गढ़ में, मुलायम के गढ़ में वो मैनपुरी सीट को अपने खाते में करती है, उस पर जीत। निखिल, जो डेडिकेशन समाजवादी पार्टी के यादव फैमिली ने दिखाया, चाहे वो अखिलेश यादव हो, शिवपाल यादव हो, रामगोपाल हो, पूरा यादव कुनबा, हमने देखा पिछले 1 महीने से मुलायम सिंह के देहांत के बाद से ही यहीं पर डेरा डाले हुए लगातार प्रचार किया जा रहा है। इसका रीजन क्या है? क्या देश की सबसे बड़ी राजनीतिक फैमिली की पैट्रियार्कल मेल की डेथ के बाद वो राजनीतिक विरासत बनी रहे, उर्द गिर्द मैनपुरी का किला बना रहे, वो दांव पर है, या अखिलेश की नेतृत्व क्षमता पर सवाल न उठ जाए? वो भी एक सवाल होगा, क्योंकि अखिलेश लगातार चुनाव जो आ रहे हैं, अगर मैनपुरी हारते हैं तो फिर उनकी लीडरशिप पर भी सवाल उठेंगे। देखिए, दोनों ही बातें हैं। चूंकि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, मुलायम सिंह की सीट रही है, तो ऐसे में जब मुलायम सिंह का निधन हुआ तभी ये तय हो गया था कि अब यहाँ उपचुनाव होना है। लिहाजा चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे समाजवादी पार्टी का समाजवादी का पूरा कुनबा, पूरा परिवार हो मुलायम सिंह का, सभी को ये बात समझ में आ रही थी कि अब ये चुनौती सबसे बड़ी इस इलाके में होने वाली है कि जो सीट मुलायम सिंह की है वो आखिर समाजवादी पार्टी बचा पाती कि नहीं बचा पाती। दूसरी तरफ अखिलेश यादव की साख इसलिए दांव पर लगी है कि प्रत्याशी डिंपल यादव उनकी पत्नी है और इसके पहले वो रामपुर और आजमगढ़ 2 सीटों पर चुनाव हार चुके हैं। तो उसका जो एक कम से कम उनके ऊपर ठप्पा लगा हुआ है कि वो उपचुनाव में सीटें हार रहे हैं, उसे वो दूर करना चाहते हैं और गढ़ जो अपना उसे बचाए रखना चाहते हैं। शायद यही वजह है कि पूरा कुनबा, पूरा परिवार आप देखिए लगातार जो है समाजवादी पार्टी का वो चुनाव प्रचार करता रहा। एक हुआ शिवपाल अखिलेश के बीच में जो तनातनी थी वो खत्म हो गई। अखिलेश यादव बकायदे जो है अखिलेश यादव को शिवपाल यादव बकायदे छोटे नेताजी कहने लगे और अखिलेश यादव मंच पर शिवपाल यादव का पैर छूने लगे। तो ये सबसे बड़ी चुनौती थी समाजवादी कुनबे के लिए और यही वजह है कि जो अखिलेश यादव थे और पूरा पारिवारिक कुनबा था वो लगातार इलाके में चुनावी कैंपेन कर रहा था। वो तब से जब मुलायम सिंह का निधन हुआ उसके बाद से लगातार। जी अविनाश, रामपुर की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी का वोट परसेंट 47 से लेकर 60% तक रहा। पिछले चुनाव में 55 या 59% का था, फिर 17 के चुनाव में 47% का ये वोट प्रतिशत समाजवादी पार्टी के पास गया। ये एक बड़ा अंतर है बीजेपी और समाजवादी पार्टी में। ये फर्क जो है बीजेपी कैसे मिटा पाएगी आखिर रामपुर में? बिल्कुल सही कहा। देखिए, जैसा कि मैंने पहले कहा कि रामपुर सदर वो सीट है जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली सीट मानी जाती है, चूंकि 55 से 60% जो वोटर हैं वो मुसलमान हैं और यही वजह है कि बीते चुनावों में जो समाजवादी पार्टी का वोट शेयर होता है और जो भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर होता है उसमें ठीक ठाक अंतर दिखता है। तो निश्चित तौर पर आपने सही कहा, आयुष की एक बड़ी चुनौती है। लेकिन बीजेपी देखिए जो रणनीति अपना रही है, जैसे मैंने पहले कहा कि पसमानदा मुस्लिम कार्ड बीजेपी ने वहां पर खेला है। हालांकि बीजेपी उसमें कितना सफल होगी ये तो बात की बात है, लेकिन जो माहौल दिखता है कहीं ना कहीं देखिए चुनाव में माहौल भी बहुत माहौल का काम होता है और माहौल जिसका बनता है। क्योंकि अगर हम आकाश सक्सेना की बात करें तो पहले जरूर लग रहा था कि आकाश सक्सेना की जो दावेदारी है थोड़ी सी कमजोर है, लेकिन चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ता गया और अब तक चूंकि चुनाव प्रचार कल ही खत्म हो चुका है, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान दिखा कि जो माहौल है रामपुर का ये माहौल पहले वाला नहीं है। हवा थोड़ी सी बदली है। हालांकि अभी भी एक बड़ी चुनौती है क्योंकि जो गैप है सपा और भाजपा के वोट शेयर में, उस गैप को कैसे भाजपा कम करेगी अपने आप में चुनौती तो है ही। हालांकि भाजपा जिस रणनीति के तहत काम कर रही है और आजम खां का जो एक कद है या फिर कह सकते हैं कि जो उनकी स्थिति है वो उसके कमजोर होने से हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा यहाँ पर फायदा मिले और जो वोटरों का रुझान है, जो वोटरों का रुझान एक बड़ी खबर आ रही है अविनाश उस पर जाए, लेकिन उससे पहले नवाब काजिम ने जो समर्थन दिया था बीजेपी को उसका फायदा मिल रहा है वहां पर, कुछ जमीन पर दिखा है। चलिए, इस बीच एक बड़ी खबर है, बीजेपी पर शिवपाल यादव ने बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया गया, कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। शिवपाल ने दावा किया कि उपचुनाव में वोटिंग धीमी करा सकती है बीजेपी। तो
लगातार सरकारी मशीनरी को लेकर समाजवादी पार्टी हमलावर थी, लेकिन शिवपाल ने फिर वही राग अलापा है। उनका कहना है कि कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। उपचुनाव में वोटिंग धीमी करा सकती है बीजेपी, ऐसा आरोप, ऐसा दावा शिवपाल यादव का। सुनिए। बेईमानी पर कराना चाहते हैं, पोलिंग को स्लो कराना चाह रहे हैं हम, जबकि देखिए हम चाहते हैं कि निष्पक्ष वोट पड़े, ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े, और ये उस वोट को रोकना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन पर उत्पीड़न हो रहा है और इस तरीके से सीधा सीधा लोकतंत्र की हत्या है, तो इसको तो हम लोगों को रोकना पड़ेगा। शिवपाल यादव ने एक बार फिर से उसी तरह का आरोप लगाया जो आरोप अखिलेश यादव दोहराते रहे। लेकिन अविनाश, जो मेरा सवाल था, नवाब फैमिली का समर्थन आकाश सक्सेना के कितने काम आएगा? देखिए आयुष, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नवाब काजिम अली का ठीक ठाक रुतबा है। हालांकि शुरू से ही उनकी लड़ाई आजम खां से थी, और आजम खां चूंकि जब तक वो सत्ता में रहे, सरकार में रहे, कई बार काजिम अली ने आजम खां पर खुद को परेशान करने का आरोप लगाया। पिछले चुनाव में अगर 2022 का जो विधानसभा चुनाव था, चूंकि कांग्रेस पार्टी से वो चुनाव लड़े, हालांकि बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं कही जा सकती, लेकिन देखिए चुनाव में छोटे छोटे जो वोटों का अंतर होता है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो जाहिर सी बात है कि उनका एक अपना कुनबा है नवाब, चूंकि उनकी जो पुश्तैनी वहां हवेली थी, और चूंकि एक दबदबा रुतबा उनके पूरे खानदान का हुआ करता था। हालांकि वो रुतबा अब नहीं रहा, लेकिन फिर भी उनके समर्थक ठीक ठाक संख्या में हैं। तो निश्चित तौर पर काजिम अली ने जिस तरीके से बीजेपी को समर्थन देने का फैसला किया है, उसका लाभ आकाश सक्सेना को निश्चित तौर पर थोड़ा बहुत मिल सकता है। निखिल, जो शिवपाल यादव का बयान सामने आया, अखिलेश यादव ने भी उस तरह के आरोप लगाए, इसे एक एक्सक्यूज के तौर पर देखा जाए या फिर एक क्रॉस चेक करने की जो कोशिश है, क्योंकि विपक्ष चाहता है कि इलेक्शंस फेयर हो, ऐसा दावा उनका रहता है कि पारदर्शिता बरती जाए, उस तरह से देखा जाए? देखिए, जब भी कोई विपक्ष में होता है और खास करके जब उपचुनाव होता है तो उस दौरान विपक्ष इस तरह के आरोप लगाता रहता है। पहले भी कई बार इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी तो उसके ऊपर भी आरोप लगे थे। चुनाव निष्पक्ष हो, इसको लेकर चुनाव आयोग ने पहले से बहुत सारे काम किए हैं, और चुनाव आयोग का जो दावा है कि कहीं भी किसी भी स्थिति में जो मतदाता है उसको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। पोलिंग के लिए जो ईवीएम जो है वो भेजी जा रही है बूथों पर, उनको पहले से चेक कर लिया गया है। तो इस तरह के दावे और आरोप आमतौर पर राजनीतिक दलों को देखने को मिलते हैं। इसे बहुत गंभीरता से कम नहीं लेना चाहिए, और शिवपाल यादव ने यह जरूर है कि जो है आरोप लगाया है। अब अगर बात करें पूरी मैनपुरी सीट की, तो मैनपुरी सीट पर कल जो है वो ये देखने में सबसे महत्वपूर्ण होगा कि जो मतदाता है उसका रुख क्या होता है। कल सुबह जब मतदान शुरू होगा तो जब मतदाताओं से बात होगी तो सारा रुख समझ में आ जाएगा कि आखिर वो उसी समाजवादी पार्टी के साथ जाना चाहते हैं जहां से जिसके नेता मुलायम सिंह वहां से लोकसभा सांसद थे, या वह भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका। बिल्कुल निखिल और अविनाश, आप बने रहिए और अपडेट्स आपसे लेंगे। बेहद अहम है ये गढ़ की लड़ाई। एक तरफ मुलायम सिंह यादव का गढ़ जो सियासी विरासत अखिलेश यादव को संभालनी है, दूसरी तरफ आजम खान का वो गढ़ जहां से वो 10 बार के विधायक रहे थे। तो चुनाव की लड़ाई में कई मुद्दों की मदद से दांव खेला जा रहा है। एसपी और बीजेपी के बीच सीधे मुकाबले में कई मुद्दों की मदद से मैदान को साधने की तैयारी है। ऐसे में कौन से वो मुद्दे हैं जो चुनावी शोर में हावी रहे, किन के इर्द गिर्द उपचुनाव का मैदान तैयार किया गया है, देखिए। उपचुनाव की बिसात तैयार होने के साथ ही अब मैदान में दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। एसपी और बीजेपी के बीच हो रहे सीधे मुकाबले को 2024 का ट्रेलर माना जा रहा है। लिहाजा दोनों दलों ने चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है। तमाम मुद्दों की मदद से चुनावी मैदान को साधने की पूरी कोशिश की गई है। चुनावी शोर के बीच इमोशनल कार्ड और विकास के वादे की बात भरपूर सुनाई दी। एक तरफ रामपुर में आजम खां का इमोशनल कार्ड है तो दूसरी तरफ बीजेपी के पास अपने दोनों सरकार में किए गए कामों की फहरिस्त है। ठीक इसी तरह मैनपुरी के मैदान में मुलायम की विरासत पर डिम्पल इमोशनल कार्ड की मदद से सिंपैथी वोट बटोरने की कोशिश में होगी, तो दूसरी तरफ मैनपुरी में विकास की बात के जरिए रघुराज शाके को बीजेपी अपना मजबूत दावेदार बनाने को तैयार है। उपचुनाव की मैदानी जंग में बीजेपी राष्ट्रवाद का झंडा बुलंद कर रही है और परिवारवाद की बात के जरिए समाजवादी पार्टी पर सवाल उठा रही है, मगर हार
दोनों का कमोबेश एक जैसा ही है। एक तरफ मैनपुरी में डिम्पल के जरिए अगर समाजवादी पार्टी ने परिवारवाद वाला दांव चला है, तो खतौली सीट पर भी राजकुमारी सैनी पर दांव खेलना परिवारवाद की निशानी से कम नहीं। खुद को समाजवाद का सबसे बड़ा योद्धा करार देने वाले अखिलेश उपचुनाव में भी समाजवाद का झंडा लेकर निकले हैं। मुकाबला बीजेपी से है, जो राम राज्य की बात कहकर वोटर्स के बीच अपनी जगह मजबूत करती आई है। यही वजह है कि बीजेपी का दावा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की साइकिल पर ब्रेक लगाने का है। नहीं, समाजवादी पार्टी अपनी क्रेडिबिलिटी पहले ही खत्म कर चुकी है, तभी बुरी तरह से विधानसभा के चुनाव हारी, लोकसभा के चुनाव हारी, उसके बाद बाई इलेक्शंस आजमगढ़ रामपुर के हुए, दोनों बाई इलेक्शंस हारी। समाजवादी पार्टी की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, जनता उनका असली चेहरा जान चुकी है, समाजवादी पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। तमाम मुद्दों के जरिए चुनाव को अपनी ओर लेकर जाने पर पूरा जोर दिया जा रहा है। मुकाबला बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी का है। शोर थमने के साथ ही नेता डोर टू डोर चल पड़े हैं, मगर उपचुनाव में किसकी किस्मत का क्या फैसला होगा, ये तय करना जनता का काम है। मौका मिलेगा 5 दिसंबर को, फैसले का पता चलेगा 8 दिसंबर को। उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है और अब डोर टू डोर कैंपेन चल रही है। कल मतदाता उम्मीदवारों का भविष्य तय करेंगे और सबसे बड़ी लड़ाई अगर देखें तो मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से डिम्पल यादव यहां प्रत्याशी हैं, लिहाजा सबसे ज्यादा अगर रोचक चुनाव कोई होगा तो मैनपुरी का होगा। मैनपुरी से वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। चलिए, अविनाश और निखिल लगातार बने। अविनाश, ये रामपुर का उपचुनाव 2024 के रास्ते के लिए कितना अहम होने वाला है, खास करके उस लिहाज से जब बीजेपी कोशिश करती है कि हारी हुई सीटों पर खुद को एक्सपेंड किया जाए, अपना मार्जिन कम किया जाए? देखिए, रामपुर चूंकि वो सीट, जैसा कि मैंने पहले कहा, वो सीट है जहां पर भाजपा चुनाव कभी नहीं जीत पाई। रामपुर सदर विधानसभा सीट की बात कर रहा हूं मैं। जाहिर सी बात है कि अगर इस गढ़ को ध्वस्त कर देती है बीजेपी, तो एक बड़ा मैसेज जाएगा, यानी कि बीजेपी अजेय हो जाएगी। और बीजेपी जैसा बोल भी रही है कि जैसा हमने आजमगढ़ में किया, रामपुर लोकसभा उपचुनाव में किया, और इससे पहले जो कई ऐसी सीटें रही हैं जिसको लेकर मिथ था कि बीजेपी उन सीटों को नहीं जीत पाई है, तो कई ऐसी सीटें थी जिसको कि बीजेपी ने जीत कर दिखाया। लेकिन रामपुर और मैनपुरी वो सीट है, ये मान के चलिए आयुष की अगर रामपुर सीट जीत जाती है तो इसका एक बड़ा मैसेज आएगा और बीजेपी उस मैसेज को काफी जोर शोर के साथ प्रचारित भी करेगी कि यूपी में ऐसी कोई सीट नहीं बची है जिसे भाजपा नहीं जीत सकती है। और उसका एक कह सकते हैं कि एक असर भी देखने को मिल सकता है 2024 के लोकसभा चुनाव में। निखिल, मैनपुरी का ये संदेश क्या होगा जो भी रिजल्ट होता है? अगर अखिलेश के पक्ष में जाता है, किला बचा लेते हैं तो, और बीजेपी अगर सिंहमारी कर लेती है तो? देखिए, मैनपुरी में अगर अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी चुनाव हारती है तो साफ मैसेज होगा कि समाजवादी पार्टी का जो रुतबा इस इलाके में हुआ करता था वो खत्म हो जाएगा। और अखिलेश यादव पर जो आरोप लगते रहे हैं कि वो एक कुशल कम से कम पार्टी के अध्यक्ष नहीं है, तो वो बात भी साबित हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है समाजवादी पार्टी के लिए। और खुद अखिलेश यादव की पत्नी यहाँ डिम्पल यादव यहाँ बहुत छोटा सा सवाल है निखिल, वक्त कम है। अगर ये गढ़ बचा नहीं पाते हैं अखिलेश, तो क्या 24 की लड़ाई में हम बाकी दलों को और जोर आजमाइश करते हुए यूपी में देखेंगे? चाहे आम आदमी पार्टी हो या MIM हो, जो मुख्य विपक्षी पार्टी की भूमिका रही है समाजवादी पार्टी की, उसको भी क्लेम किया जाएगा 24 की लड़ाई में? निश्चित तौर पर अगर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कमजोर होती है और एक साफ मैसेज जाता है कि वो अपनी भूमिका कम से कम विपक्ष की नहीं निभा पा रही, तो दूसरे दलों की जो स्थिति है उत्तर प्रदेश में वो मजबूत होगी। और ये हर बार देखा गया है कि जब भी कोई रीजनल पार्टी, बिल्कुल, ये रास्ता 24 के लिए भी तय होगा। बहुत शुक्रिया अविनाश और निखिल तमाम जानकारी के लिए आपका। तो विधानसभा की 2 सीटें जहां उपचुनाव और लोकसभा की 1 सीट मैनपुरी, जहां मुलायम सिंह यादव लगातार वहां से सांसद रहे, उनकी सीट खाली हुई है और इसके लिए लगातार जोर आजमाइश। कल मतदान का दिन है, 8 दिसंबर को नतीजे भी आएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकते हैं।